हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और हम डिस्कस कर रहे हैं पाइथन लैंग्वेज दैट इज फॉर बिगनर्स ओनली। जिन स्टूडेंट्स को पाइथन सीखने का मन है, जो बिल्कुल फ्रेश से स्टार्ट कर रहे हैं पाइथन, या फिर वो स्टूडेंट्स जो अभी अभी 11th क्लास में आए हैं, जिन्हें कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस जिनके सिलेबस में है, उन स्टूडेंट्स के लिए हम स्पेशली वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं ताकि उनके बेसिक्स जो हैं वो क्लियर हो सकें। साथ ही साथ ये वीडियोस जो हैं हमारे उन 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं जिन्होंने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ाई नहीं की, या किसी रीज़न की वजह से स्कूल में कई बार टीचर अवेलेबल ना होने की वजह से, या फिर हम लोग कई बार पढ़ाई को सीरियसली नहीं लेते, या कोई भी रीज़न हो सकता है। 11th क्लास के अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तो हमें 12th क्लास में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि हमारा 12th का सिलेबस जो है वो काफ़ी हद तक 11th पे डिपेंडेंट होता है, स्पेशली इन केस ऑफ इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस। 12th क्लास में जो है हमारी फर्स्ट यूनिट पाइथन की होती है, और पाइथन वाला पार्ट 30 मार्क्स का आता है। तो वो 30 मार्क्स बेसिकली, अगर आपको 11th के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप वो 30 मार्क्स वाला पार्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये वीडियोस 11-12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ वो जो पाइथन सीखना चाहते हैं, फिर चाहे वो स्टूडेंट्स हों या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, उन सब के लिए ये बहुत यूजफुल है। इसकी थ्री वीडियोस हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये हमारा 4th पार्ट है। हमने इनिशियल से स्टार्ट किया था कि पाइथन में कौन कौन से कैरेक्टर सेट अवेलेबल होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स, कमेंट्स, इन सब हमने बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स को डिस्कस किया ताकि जब हम प्रोग्रामिंग सीखें तो हम उन सबको एक साथ यूज करना सीख सकें। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपको कहीं भी कोई भी पॉइंट ऐसा होता है जो समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जिन्होंने 3rd पार्ट देखा है उन्हें याद भी होगा कि लास्ट क्लास में हमने यहीं पे स्टॉप किया था। हमें वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट से जो है आज की क्लास स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहली चीज तो वेरिएबल्स होते क्या है। जब भी हमें अपने प्रोग्राम में कोई डाटा स्टोर करना होता है तो उसे स्टोर करने के लिए हमें कोई लोकेशन चाहिए। अब हमें कंप्यूटर की मेमोरी में लोकेशन मिल जाती है, वहां पे हम अपना डाटा भी स्टोर कर देंगे, लेकिन उसे हम याद कैसे रखेंगे? क्या हम कंप्यूटर की मेमोरी के एड्रेसेस याद रखना हमारे लिए पॉसिबल हो सकता है? वो तो एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क बन जाएगा, जिससे कि मतलब बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और हमें समझने में भी बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि मेमोरी एड्रेसेस जो होते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं लर्न करने। बट वेरिएबल्स हमारे इस काम को बहुत आसान बना देते हैं। हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उस वेरिएबल को मेमोरी में एक लोकेशन मिल जाती है, और फिर हमें जो अपना डाटा स्टोर करना होता है वो हम उस वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं, और वेरिएबल का नाम हम अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, तो उसे लर्न करना जो है हमारे लिए बहुत इजी होता है। A variable in Python represents named location that refer to a value and whose value can be used and processed during प्रोग्राम रन। तो वेरिएबल क्या होते हैं? वो हमारी कोई भी नेम्ड लोकेशन होते हैं। हमें कंप्यूटर की किसी भी मेमोरी को हम कोई नेम एलोकेट कर दें तो वो हमारे क्या बन जाते हैं? वेरिएबल। तो वो हमारी नेम्ड लोकेशन होते हैं जो किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और उन वेरिएबल्स की वैल्यू को हम अपने प्रोग्राम में कभी भी कहीं भी यूज कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, टू स्टोर नेम ऑफ स्टूडेंट एंड मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट ड्यूरिंग अ प्रोग्राम रन। मान लीजिए आपने एक प्रोग्राम बनाया और जब आप उस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं तो आपको किसी स्टूडेंट का नाम और उसके मार्क्स जो हैं वो स्टोर करवाने हैं प्रोग्राम के अंदर। वी रिक्वायर सम लेबल्स टू रेफर दीज मार्क्स सो दैट दीज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इजीली। अब हमें कुछ लेबल्स चाहिएंगे कि हम स्टूडेंट के मार्क्स को जो है वो स्टोर करवा सकें ताकि हम उसे बाद में इजीली यूज कर सकें। अब आपको कंप्यूटर की मेमोरी में स्टूडेंट का नाम और मार्क्स स्टोर करने हैं, बट अगर आप
सिंपली मेमोरी में स्टोर कर दिया तो उस मेमोरी एड्रेस को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, उसे कोई भी लेबल एलोकेट कर देते हैं उस मेमोरी एड्रेस को कि हमने इस लोकेशन पे अपने मार्क्स स्टोर किए हैं, इस लोकेशन पे अपना नाम स्टोर किया है, और उन्हें हम क्या बोलते हैं फिर, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कॉल्ड एज सिंबॉलिक वेरिएबल्स सर्व द पर्पस। और इस काम को कौन परफॉर्म करता है, वेरिएबल्स, कि हम लेबल्स जो है वो असाइन कर देते हैं मेमोरी लोकेशंस को और वहां पे अपना डाटा स्टोर कर लेते हैं। द वेरिएबल्स आर कॉल्ड सिंबॉलिक वेरिएबल्स बिकॉज दीज आर नेम्ड लेबल्स। अब हम वेरिएबल्स को सिंबॉलिक वेरिएबल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लेबल्स होते हैं जिनका हमने कोई ना कोई नाम रखा हुआ है। फॉर इंस्टेंस द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्रिएट वेरिएबल नेमली मार्क्स ऑफ न्यूमेरिक टाइप। अब यहाँ पे देखिए ये एक स्टेटमेंट लिखी हुई है। ये स्टेटमेंट क्या कर रही है, एक वेरिएबल क्रिएट कर रही है मार्क्स नाम का। ठीक है, यहाँ पे मार्क्स नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हुआ और उसमें वैल्यू क्या स्टोर हुई, 70। अब जब मार्क्स आपने क्रिएट किया तब तो उसका कोई डाटा टाइप नहीं है। हमने एक वेरिएबल अगर मार्क्स क्रिएट किया तो उसमें कुछ भी स्टोर हो सकता है, बट जब हमने उसमें वैल्यू 70 स्टोर कर दी तो इस मार्क्स का डाटा टाइप हमारा क्या बन जाता है, न्यूमेरिक बन जाता है, क्योंकि अब इसमें किस तरह की वैल्यू स्टोर है, इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर है, न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर है, तो इसलिए अब इसका डाटा टाइप न्यूमेरिक टाइप बन जाता है। नाउ क्रिएटिंग वेरिएबल्स, recall the statement we used just now to create a variable marks। अभी हमने जो स्टेटमेंट यूज की इस तरीके से marks is equal to 70, तो इससे क्या होता है, हमारा वेरिएबल जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो पाइथन में एक और चीज होती है, अगर आपने कभी भी C++ या जावा लैंग्वेज पढ़ी है पहले, तो आप लोगों को ये लगता होगा कि पहले हमें वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ते हैं, बाद में हम उन्हें वैल्यू असाइन करते हैं, क्योंकि बाकी सभी लैंग्वेजेस इस तरीके का प्रोविजन हमें प्रोवाइड करती हैं, बट पाइथन में हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको पहले से कोई क्रिएशन करके रखने की जरूरत नहीं है कि आपने पहले कहीं मार्क्स नाम का वेरिएबल क्रिएट किया हो और अब उसमें 70 वैल्यू स्टोर की। जब भी आपको वेरिएबल की जरूरत पड़ रही है, जिस पॉइंट पर आप वहीं पे सिंपली वेरिएबल का नाम लिख के उसे वैल्यू असाइन कर देते हैं और आपका वेरिएबल जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो पाइथन का सिंटैक्स जो है वो बहुत इजी होता है, उसमें हम काम बहुत आसानी से कर पाते हैं। As you can see that we just assigned the value of numeric type to an identifier name। अब यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहा है आपसे, that we have just assigned a value of numeric type। एक न्यूमेरिक टाइप की वैल्यू असाइन की है, 70 न्यूमेरिक टाइप था, to an identifier name, हमने एक आइडेंटिफायर नेम को असाइन की है। अब यहाँ आइडेंटिफायर नेम से कंफ्यूज मत होइए, जहां मैंने आपको आइडेंटिफायर्स पढ़ाए थे वहां आपको बताया था वेरिएबल्स, फंक्शंस, क्लासेस, हमें जब भी किसी भी चीज का नाम रखना होता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर कहते हैं। आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को आइडेंटिफाई करने में जो हेल्प करे, यानी कि जो नेम्स होते हैं वो, फिर चाहे वो वेरिएबल नेम्स हो या फिर फंक्शन नेम्स हो या क्लास के नेम हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पे ये मार्क्स क्या है, हमारा एक आइडेंटिफायर नेम है। एंड पाइथन क्रिएट द वेरिएबल ऑफ द टाइप सिमिलर टू द टाइप ऑफ वैल्यू असाइंड। और इस केस में पाइथन क्या करता है, जो हमने ये आइडेंटिफायर नेम दिया है उस नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर देगा और उसका डाटा टाइप क्या हो जाएगा, जिस टाइप की वैल्यू हमने उसमें असाइन की है उससे सिमिलर जो भी टाइप होगा वो उसे एलोकेट हो जाएगा। In short, after the above statement, we can say that marks is numeric variable। कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो marks है ये एक numeric variable है, क्योंकि इसमें numeric type का डाटा स्टोर हो रहा है। So creating variable was just that simple only। तो पाइथन में क्या वेरिएबल्स को क्रिएट करना इतना आसान होता है, तो उसका आंसर है आपके लिए यस, क्योंकि पाइथन में वेरिएबल्स क्रिएट करना बहुत ज्यादा आसान होता है। आप सिर्फ नाम लिखिए, उसे वैल्यू असाइन कीजिए और आपका वेरिएबल क्रिएट हो गया। In Python, to create a variable, just assign to its name the value of appropriate name। वेरिएबल क्रिएट करने के लिए पाइथन में हमें सिर्फ नाम लिख के उसे कोई भी वैल्यू जो है वो एलोकेट करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, टू क्रिएट अ वेरिएबल नेमली स्टूडेंट टू होल्ड स्टूडेंट्स नेम एंड वेरिएबल एज टू होल्ड द स्टूडेंट्स एज
You just need to write somewhat similar to what is shown below. अब ये आपसे कह रहा है कि आपको अगर स्टूडेंट का नाम स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल क्रिएट करना है स्टूडेंट, और उसकी एज स्टोर करने के लिए आपको एक वेरिएबल क्रिएट करना है एज, तो वो आप कैसे करोगे? तो अभी इससे पहले कि मैं इसे स्लाइड डाउन करूं और आप देखें, तो पहले थोड़ा सा इसे सोचिए कि आप कैसे करेंगे। बिल्कुल इस स्टेटमेंट की तरह, जैसे जब मार्क्स क्रिएट करना था तो मार्क्स इज इक्वल टू 70 लिखा, अब हम क्या करेंगे, स्टूडेंट इज इक्वल टू जो भी हमें नेम लिखना होगा हम लिख देंगे। सिमिलरली एज इज इक्वल टू 15, 16, 17 जो भी हमारे स्टूडेंट की एज होगी वो हम स्टोर कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे स्टूडेंट इज इक्वल टू जैकब, हमें स्टूडेंट का नाम क्या था, जैकब, तो हमने सिंपली लिख दिया स्टूडेंट इज इक्वल टू जैकब, तो स्टूडेंट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हो गया। एज इज इक्वल टू 16 लिख दिया, तो यहाँ पे एज नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हो गया जिसकी वैल्यू क्या है 16, और इसका टाइप क्या बन गया, न्यूमेरिक। और स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट नाम का एक वेरिएबल बना जिसमें वैल्यू क्या स्टोर्ड है, जैकब, और इसका डाटा टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग। अगर आपको याद हो कि हम सिंगल कोट्स में जब भी कोई भी वैल्यू लिखते हैं तो वो हमारे कौन सा डाटा टाइप बन जाती है, स्ट्रिंग टाइप बन जाती है। तो यहाँ स्टूडेंट का टाइप क्या हो गया, स्ट्रिंग टाइप। Python will internally create labels referring to those values as shown below. अब यहाँ पे पाइथन में इंटरनली काम क्या होता है, हमने तो सिर्फ इतना ही काम करना है, हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। बट जब हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं तब पाइथन जो है वो क्या एक्शन परफॉर्म करता है वो देखिए। पाइथन क्या करेगा, मेमोरी में जाएगा, एक मेमोरी लोकेशन को पिक करेगा और उस मेमोरी लोकेशन पे डाटा स्टोर करेगा जैकब, ठीक है। अब उसने जैकब जो है स्टोर कर दिया, लेकिन अब ये मेमोरी एड्रेस हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। उसने क्या किया, इस मेमोरी एड्रेस को एक नाम दे दिया स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट एक तरीके से पॉइंटर की तरह एक्ट कर रहा है कि स्टूडेंट जो है वो किसे पॉइंट कर रहा है, उस मेमोरी लोकेशन को जहां पे स्टूडेंट का नाम स्टोर्ड है। सिमिलरली एज जो है वो एक वेरिएबल है जो किसे पॉइंट कर रहा है, उस मेमोरी लोकेशन को जहां पे स्टूडेंट की एज स्टोर्ड है। तो वेरिएबल्स जो होते हैं कहीं ना कहीं वो पॉइंटर्स की तरह एक्शन परफॉर्म करते हैं। Isn't it simple? Okay, let's now create some more variable. अब ये तो बहुत सिंपल है, तो इसी तरीके से हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जिससे कि हम इजीली वेरिएबल्स क्रिएट कर पाए। अब ये देखिए नेक्स्ट जो हमने वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट किया है वो क्या है आपका, ट्रेन नंबर। ट्रेन नंबर इज इक्वल टू, कॉट्स में क्या लिखा है हमने, यहाँ पे आपका अल्फाबेट भी है, स्पेशल सिंबल भी है, न्यूमेरिक टाइप भी, लेकिन पूरा कॉट्स के अंदर क्लोज्ड है, तो इसका टाइप क्या हो गया, स्ट्रिंग। वेरिएबल क्रिएटेड ऑफ स्ट्रिंग टाइप। अब नेक्स्ट वेरिएबल जो है बैलेंस इज इक्वल टू, अब ये देखिए ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, डेसिमल में नंबर है, तो इसका डाटा टाइप क्या हो जाएगा, फ्लोटिंग पॉइंट, और या फिर आप सिंपली न्यूमेरिक कह सकते हो क्योंकि इंटीजर हो या फ्लोट दोनों ही न्यूमेरिक टाइप के होते हैं। रोल नंबर इज इक्वल टू 105, ये सिंपल इंटीजर है तो इसे आप इंटीजर टाइप या फिर न्यूमेरिक टाइप कुछ भी बोल सकते हो। तो इस तरीके से जो है हम वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप दो चीजें ध्यान दीजिए, वेरिएबल क्रिएट करना तो बहुत आसान है जो कि आप अभी देख पा रहे हैं, बट यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है, जो कॉन्सेप्ट आप पहले पढ़ चुके हो वो कॉन्सेप्ट, कौन से कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, क्या आप सोच सकते हो उस चीज को, क्योंकि आपको लग रहा होगा वेरिएबल क्रिएट करना ये तो नया टॉपिक है, प्रीवियस जो आपने वीडियोस देखी 3 वीडियोस उससे इसका कोई लेना देना नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है। अब ये देखिए यहाँ आपने ये वेरिएबल्स के नाम रखे, ट्रेन नंबर, बैलेंस, रोल नंबर, स्टूडेंट, एज, मार्क्स, ये वेरिएबल नेम्स जो हैं ये हमारे क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स। अगर आपने टोकन्स पढ़े थे, टोकन्स में हमने क्या पढ़ा था, टोकन्स होते क्या हैं, वो इंडिविजुअल एलिमेंट्स जो किसी प्रोग्राम में एग्जिस्ट करते हैं। अब प्रोग्राम में इंडिविजुअल एलिमेंट्स होते कौन कौन से हैं, हमारे कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, इस तरीके से होते हैं, हमारे लिटरल्स होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये नंबर, ट्रेन नंबर, रोल नंबर, बैलेंस, ये क्या है हमारे, ये हमारे आइडेंटिफायर्स है, ठीक है। और ये जो है हमारे ये नंबर्स जो इधर लिखे हुए हैं 105, ये 23456.75, P#1234, ये क्या है, ये सब क्या है हमारे लिटरल्स। हम एक आइडेंटिफायर को
एक लिटरल एलोकेट कर रहे हैं। जब भी हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे काम क्या हो रहा है, एक तो ये जो पहले हमने जो नाम रखा वो हमारा आइडेंटिफायर है, जो भी वेरिएबल का नाम है वो एक आइडेंटिफायर है, और जो इस वेरिएबल की वैल्यू है वो एक लिटरल है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान आ गया होगा कि आइडेंटिफायर के आपने रूल्स पढ़े थे। आइडेंटिफायर्स के रूल्स क्या क्या थे कि आइडेंटिफायर में आप सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट्स, नंबर्स और अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, कोई स्पेशल सिंबल यूज नहीं कर सकते, ना ही व्हाइट स्पेस यूज कर सकते हो। अब देखो, ट्रेन नंबर लिखा, रोल नंबर लिखा, क्या इनके बीच में कहीं भी स्पेस आप देख पा रहे हो? यहाँ पे कोई स्पेशल सिंबल नहीं है, क्योंकि आइडेंटिफायर में सिर्फ अंडरस्कोर एज अ सिंबल यूज हो सकता है। अंडरस्कोर के अलावा कोई सिंबल आप आइडेंटिफायर में यूज नहीं कर सकते। किसी भी आइडेंटिफायर के नेम की बिगनिंग जो है वो डिजिट से नहीं हो सकती। इस तरीके के जितने भी आइडेंटिफायर के रूल्स थे वो सारे रूल्स आपको ध्यान रखने हैं। अगर आप किसी रूल को फॉलो किए बिना कोई नाम रख दोगे तो वो आपको एरर क्रिएट करेगा। तो इसीलिए जो है हमारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम वेरिएबल का नाम आखिर रख क्या सकते हैं। जो भी वैलिड आइडेंटिफायर नेम पॉसिबल होता है वो आप यहाँ पे रख सकते हो। आपको पता होना चाहिए आप क्या चीज स्टोर कर रहे हो। जो आप स्टोर कर रहे हो आप सिंपली वही टाइप करो, तो आपका अल्फाबेट्स में ही आपका नाम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर कहीं आपको डिजिट ऐड करने की जरूरत पड़ रही है तो आप डिजिट ऐड कर लीजिए। अगर आपको बीच में कहीं व्हाइट स्पेस देने की जरूरत पड़े तो आप अंडरस्कोर को यूज कर लीजिए, क्योंकि आइडेंटिफायर्स में हम सिर्फ अंडरस्कोर, अल्फाबेट्स और डिजिट्स यूज कर सकते हैं, और उसमें भी हमें डिजिट्स को फर्स्ट प्लेस पे यूज नहीं करना होता, यही हमें याद रखना है। अब जब लिटरल्स पे आते हैं तो लिटरल्स में हमें पता होना चाहिए कि वैलिड डाटा टाइप जो है हम वो असाइन करें। वैलिड डाटा टाइप कौन कौन से होते हैं? या तो स्ट्रिंग, यानी कि कोट्स और डबल कोट्स में आप कोई भी वैल्यू लिख दीजिए, वो आपकी वैलिड है, वो स्ट्रिंग बन जाएगा। उसके अलावा न्यूमेरिक टाइप आपके पास होते हैं, या तो इंटीजर या फिर फ्लोट। बट अगर आपने बिना कोट्स के यही वैल्यू लिखी होती, ये जो अभी आप सामने देख पा रहे हैं, ट्रेन नंबर इज इक्वल टू T#1234, अगर आपने इसे कोट्स में नहीं लिखा होता तो उस केस में क्या होता? क्या ये आपका वेरिएबल क्रिएट हो पाता? नहीं हो पाता, क्योंकि ये कोई भी वैलिड टाइप जो है वो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसे रन करके दिखा देती हूँ। मैं आपको हर चीज का प्रैक्टिकल साथ साथ करके दिखा रही हूँ। एनाकोंडा से हम स्पाइडर सॉफ्टवेयर जो है वो यूज कर रहे हैं। अब ये देखिए, हम ट्रेन नंबर स्टोर कर रहे थे, ठीक है। ट्रेन नंबर इज इक्वल टू, वहां पे वैल्यू क्या है हमारे पास? T#1234, ठीक है। ये एक वैलिड वैल्यू है। मान लीजिए मैं इसे प्रिंट करवा देती हूँ, प्रिंट ट्रेन नंबर, या फिर प्रिंट करवाने की भी जरूरत नहीं है, अभी आपने प्रिंट स्टेटमेंट नहीं सीखी है, मैं इसे हटा देती हूँ। सिर्फ हमारे पास इतना प्रोग्राम है, इसे हमने रन किया, सक्सेसफुली रन हो गया। ये देखिए, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई। बट अगर मैं यहां से इन कोट्स को हटा देती हूँ, पहली बात तो आपको यहीं पे ये देखिए ये सिंबल मिल रहा है, अनडिफाइंड नेम T, इस तरीके से, ठीक है। और अब अगर मैं इसे रन करती हूँ तो ये देखिए यहाँ पे भी आपको क्या मिल गया? एरर मिल गया, क्योंकि ये जो है ये कोई डाटा टाइप ही नहीं बना आपका। अब यहाँ पे देखिए ये हैश जो था वो कमेंट था। अगर मान लीजिए मैं यहाँ हैश की जगह कोई और सिंबल यूज कर रही हूँ, अब अगर मैं इसे रन करती हूँ तो भी देखिए हमें क्या मिल रहा है? एरर मिल रहा है। तो इसलिए हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जो ये वैल्यू हम राइट हैंड साइड पे दे रहे हैं ये एक वैलिड लिटरल होना चाहिए, या तो स्ट्रिंग टाइप हो या तो न्यूमेरिक टाइप हो, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी आप पढ़ेंगे आगे जाके, आप लिस्ट, टपल, डिक्शनरीज के बारे में पढ़ेंगे तो वो भी हो सकते हैं, बट उन पे हम अभी तक पहुंचे नहीं हैं। तो एट प्रेजेंट आपको कोई भी वैलिड न्यूमेरिक या फिर स्ट्रिंग टाइप देना है, उसके अलावा आप कोई वैल्यू राइट हैंड साइड पे नहीं देंगे। और लेफ्ट हैंड साइड पे आपने जो नाम रखा है वो नाम भी आपका वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए। अब देखिए ये कोट्स लगाते ही जो है ये ठीक हो जाएगा आपका, क्योंकि ये जो है अब वैलिड बन गया। अब यहाँ आइडेंटिफायर पे आ जाते हैं। आइडेंटिफायर में आपने पढ़ा था कि बिगनिंग में कोई डिजिट नहीं होना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ बिगनिंग में 5 लगा देती हूँ तो ये क्या हो जाएगा? अब भी ये देखिए यहाँ पे आपको इनवैलिड सिंटैक्स शो कर रहा है जब मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ, क्योंकि ये देखिए ये रेड क्रॉस मार्क बन के आ रहा है। अगर स्टेटमेंट सही होती तो ये क्रॉस मार्क आता ही नहीं। तो ये इनवैलिड सिंटैक्स है। आप चाहें तो इसे रन करके भी देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मेंशन होके आ गया डेट इनवैलिड सिंटैक्स। इसी तरीके से अब ये देखिए इसे मैंने यहाँ से हटा दिया तो ये आपका ठीक हो जाएगा।
अब अंडरस्कोर के अलावा कोई स्पेशल सिंबल जो है हम आइडेंटिफायर नेम में यूज नहीं कर सकते। मान लीजिए मैं यहाँ व्हाइट स्पेस दे देती हूँ, मैं ट्रेन नंबर में मैंने स्पेस दे दिया। अब भी देखिए फिर से ये क्रॉस मार्क शो होने लग गया क्योंकि व्हाइट स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन द आइडेंटिफायर नेम्स। अगेन दिस इज शोइंग इनवैलिड सिंटैक्स। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफायर के रूल्स भी माइंड में रखने हैं और वैल्यूज भी। अभी आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत टफ है याद करना, लेकिन अगर आप खुद से भी सोचेंगे इसमें कुछ भी टफ नहीं है। आइडेंटिफायर नेम, आइडेंटिफायर के जो रूल्स हैं वो कितने सिंपल हैं कि सिर्फ अल्फाबेट्स यूज करने हैं, डिजिट्स और अंडरस्कोर, उसके अलावा कुछ भी यूज नहीं करना। और डिजिट्स भी जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे यूज नहीं करने हैं, बाद में आप कहीं भी यूज कर सकते हो। और लिटरल्स जो है वो कोई भी वैलिड और स्ट्रिंग लिटरल आप यूज कर सकते हो। सेम वे यू कैन क्रिएट एज मेनी वेरिएबल्स एज यू नीड फॉर योर प्रोग्राम। हम एक प्रोग्राम में कितने भी वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं जितनी की हमें जरूरत होती है। नाउ इम्पोर्टेंट नोट है ये आपके लिए, वेरिएबल्स आर नॉट स्टोरेज कंटेनर इन पाइथन। अब ये नोट स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने कोई दूसरी लैंग्वेज पढ़ी हुई है, क्योंकि जो लोग फर्स्ट टाइम कोई लैंग्वेज पढ़ रहे हैं उनके लिए तो जितना अभी तक हमने पढ़ा वही चीज सही है, तो वो उससे ज्यादा और कुछ मतलब हम एक्सपेक्ट नहीं करते। बट अगर किसी ने कोई दूसरी लैंग्वेज पढ़ रखी होती है तो उसके माइंड में कंफ्यूजन शुरू हो जाती है, क्योंकि उन्होंने अगर मान लीजिए आपने अब से पहले जावा लैंग्वेज पढ़ रखी है, अब आप पाइथन पढ़ेंगे, तो अब आपने जब पाइथन में वेरिएबल्स पढ़े तो आप जावा के वेरिएबल्स के बारे में भी सोचेंगे कि जावा में वेरिएबल्स कैसे होते थे और पाइथन में कैसे हैं। तो वहां आपके माइंड में कंफ्यूजन आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जो C++, जावा हम लैंग्वेजेस पढ़ते हैं वहां कहीं ना कहीं हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं वो एज अ स्टोरेज कंटेनर एक्ट करते हैं। सबसे पहली चीज तो स्टोरेज कंटेनर होता क्या है? कंटेनर का मतलब क्या है कि जिसमें कोई चीज स्टोर की जाए। अब वेरिएबल का नाम देख के ही हमें लगता है कि इस वेरिएबल में जो है वैल्यू स्टोर हो रही है, लेकिन अभी जब मैंने आपको ये प्रीवियस यहाँ पे दिखाया, भले ही इस स्टेटमेंट को पढ़ के आपको लग रहा हो स्टूडेंट में जैकोब स्टोर हो रहा है और एज में 16 स्टोर हो रहा है, यहाँ से पढ़ के तो ऐसा ही लग रहा है कि ये स्टूडेंट भी जो है ये स्टूडेंट जैकोब को स्टोर कर रहा है और एज 16 को। बट मैंने आपको बताया कि पाइथन में इंटरनली होता क्या है, स्टूडेंट में जैकोब वैल्यू स्टोर नहीं है, स्टूडेंट उस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है जहां पे जैकोब स्टोर है। तो स्टूडेंट जो है वो स्टोरेज कंटेनर नहीं है, वो एक पॉइंटर की तरह एक्ट कर रहा है। सिमिलरली एज जो है ये उस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है जहां पे एज स्टोर्ड है। तो एज भी जो है वो स्टोरेज कंटेनर नहीं है, वो एज अ पॉइंटर एक्ट कर रहा है जहां पे एज स्टोर्ड है। तो पाइथन में जो वेरिएबल्स हैं वो एज अ पॉइंटर एक्ट करते हैं, लेकिन जो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनमें वो स्टोरेज कंटेनर की तरह एक्ट करते हैं, क्योंकि अगर किसी और लैंग्वेज में आपने लिखा होता है एज इज इक्वल टू 16, तो ये जो एज है ये यहीं पर 16 जो है वो स्टोर हो जाता। इस तरीके से बाकी लैंग्वेजेस में काम होता है। If you have an earlier exposure to programming, you must be having an idea of variables. But Python variables are not created in the form most other programming languages do. कि अगर आपने पाइथन से पहले भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है तो आपको पाइथन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आपको वेरिएबल्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा पहले से। बट पाइथन वेरिएबल्स जो है वो उस तरीके से क्रिएट नहीं होते हैं जैसे कि दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है। Most programming languages create variables as storage container. बाकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनमें से ज्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो वेरिएबल्स को एज अ स्टोरेज कंटेनर क्रिएट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर दिस, यहाँ पे हमने दो बार लिखा, एक बार हमने लिखा एज इज इक्वल टू 15, नेक्स्ट टाइम हमने मेंशन किया एज इज इक्वल टू 20। फर्स्टली वैल्यू 15 इज असाइंड टू वेरिएबल एज एंड देन वैल्यू 20 इज असाइंड टू इट। एक ही वेरिएबल है एज, पहले उसमें 15 वैल्यू स्टोर हुई और फिर उसमें 20 वैल्यू स्टोर हुई। अगर जो हमारी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनमें उस वेरिएबल की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी अगर हम इस तरीके से दो स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, ये देखिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आपको ये पूरा डिटेल में समझाया भी गया है कि जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के वेरिएबल्स होते हैं उसमें होता क्या है। जब आपने एज नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया और उसमें 15 स्टोर किया, तो ये देखिए ये एक वेरिएबल क्रिएट हुआ और इसमें 15 स्टोर हो गया। ठीक है, और इसकी मेमोरी लोकेशन क्या है, ये 2025
30। जब आपने एज इज इक्वल टू 15 लिखा तो ये काम हुआ कि एज नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हुआ, उसी में 15 स्टोर हुआ और ये इसका मेमोरी एड्रेस है जहां पे ये एज नाम का वेरिएबल क्रिएट हुआ है। वेरिएबल एज इज क्रिएटेड एज कंटेनर एट मेमोरी एड्रेस says 202530 and it store value as 15 in it। ठीक है, अब जब आपने नेक्स्ट स्टेटमेंट दी एज इज इक्वल टू 20, तो यहाँ आपने क्या किया, ये वेरिएबल तो सेम ही था एज वेरिएबल, पहले इसकी वैल्यू 15 थी, अब आपने क्या कर दिया, अब आपने इसकी वैल्यू जो है वो 20 कर दी। तो क्या होगा, एज में इस 15 की जगह 20 स्टोर हो जाएगा बट मेमोरी एड्रेस सेम रहेगा। ये देखिए, ये एज नाम का वेरिएबल था, ये इस मेमोरी एड्रेस पे क्रिएट हुआ था 202530, तो इसका मेमोरी एड्रेस तो सेम रहेगा क्योंकि वेरिएबल तो एक बार क्रिएट हो चुका है। अब तो सिर्फ इसकी वैल्यू चेंज हुई है, तो यहाँ 15 की जगह ये देखिए ये क्या स्टोर हो गया, 20 स्टोर हो गया। Now this statement will change the content of the location where the variable age is created। तो वेरिएबल एज तो पहली बार ही क्रिएट हो चुका था, अब सिर्फ उसकी वैल्यू, उसका कंटेंट जो है वो चेंज हुआ है। With this statement, the location of variable did not change, only its content changed। मेमोरी लोकेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यू चेंज हुई है। This is how traditional variables were created in programming language like C, C++, Java, etc। तो मैंने आपको ये पहले ही बता दिया कि जो C, C++, Java लैंग्वेजेस होती थी उनमें इस तरीके से वेरिएबल्स क्रिएट होते थे, वहां वेरिएबल्स जो हैं वो एज अ स्टोरेज कंटेनर एक्ट करते थे। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं होता है। अब पाइथन में वर्किंग कैसे होती है उसे समझते हैं। पाइथन वेरिएबल्स इन मेमोरी, की पाइथन में वेरिएबल्स जो हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं। Let us see how Python will do it। Python preloads some commonly used values even before any identifier is created in an area of memory। We can refer to this area as front-loaded data space। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जब हम कोई भी पाइथन का प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें कोई भी आइडेंटिफायर बनाने से पहले, कोई भी प्रोग्राम को इवन रन करने से पहले ही हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड वैल्यूज होती हैं जो कि मेमोरी में स्टोर्ड होती है। अब जब भी कभी भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो अगर पाइथन में जब कोडिंग हो रही होती है तो ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर में ये चीज ऑलरेडी मेंशन्ड होती है कि कौन सी वैल्यूज उसमें बार बार यूज हो रही होती हैं। तो जो कुछ भी कॉमनली यूज्ड वैल्यूज होती हैं वो पहले से मेमोरी में लोडेड रहती हैं और उस एरिया को हम फ्रंट लोडेड डाटा स्पेस भी कह देते हैं, जहां पे पहले से कुछ वैल्यूज जो हैं स्टोर्ड हैं। The data space memory has literal values at defined memory locations and each memory location has a memory address। अब जहां पे ये ऑलरेडी लोडेड वैल्यूज स्टोर्ड हैं उनका कुछ ना कुछ मेमोरी एड्रेस तो होगा ही, वो किसी न किसी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है। फॉर एग्जांपल आप ये देखिए, ये वाला एरिया, यहाँ पे ये वैल्यूज जो हैं वो पहले से लोडेड है, आपने कोई आइडेंटिफायर अभी कुछ क्रिएट नहीं किया, ये मेमोरी में पहले से वैल्यूज स्टोर्ड है और ये इनके मेमोरी एड्रेसेस हैं। ठीक है, अब जब आप आइडेंटिफायर क्रिएट करोगे तो होगा क्या, वो चेक करेगा कि आपने आइडेंटिफायर को जो वैल्यू दी है क्या वो पहले से मेमोरी में एग्जिस्ट करती है। अगर करती है तो वो उसी वैल्यू को पॉइंट करेगा, अगर नहीं करती होगी तो फिर वो एक नई मेमोरी क्रिएट करेगा। आगे देखिए कैसे। सपोज नाउ यू विल गिवन स्टेटमेंट एज इज इक्वल टू 15। तो जब आप इस तरीके की स्टेटमेंट दोगे तो होगा क्या, वेरिएबल एज विल बी क्रिएटेड एज अ लेबल पॉइंटिंग टू मेमोरी लोकेशन वेयर वैल्यू 15 इज स्टोर्ड। जब आप एज इज इक्वल टू 15 लिखोगे तो एज नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा जो किसे पॉइंट करेगा, उस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा जहां पे 15 जो है स्टोर हो रहा है। अब यहाँ पे 15 20216 लोकेशन पे स्टोर था, तो ये एज नाम का जो वेरिएबल है ये किसे पॉइंट कर रहा है, 20216 वाली मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है जहां पे हमारी वैल्यू 15 स्टोर है। एज नाउ रेफरिंग टू लोकेशन 20216 दैट हैज वैल्यू 15। ठीक है, एंड व्हेन यू गिव स्टेटमेंट एज इज इक्वल टू 20, मान लीजिए अब आपने
स्टेटमेंट दे दी एज इज इक्वल टू 20। द लेबल एज विल नॉट बी हैविंग द सेम लोकेशन एज अर्लियर। तो अब एज की लोकेशन वो सेम नहीं रहेगी, एज की लोकेशन जो है वो चेंज हो जाएगी, बिकॉज अब वो किस वैल्यू को रेफर कर रहा है, 20 वैल्यू को। तो अब वो उस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा जहां पे 20 स्टोर्ड है, यानी कि 20296 को पॉइंट करेगा इस तरीके से। अब जो एज वेरिएबल है वो किसे पॉइंट करेगा, जहां उस मेमोरी लोकेशन को जहां पे 20 स्टोर है। Thus variables in Python do not have fixed location unlike other programming language। तो Python में जो है वो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह फिक्स्ड लोकेशंस नहीं होती हैं। The locations they refer to changes every time their value change। तो जो हमारे वेरिएबल्स जिन लोकेशंस को रेफर कर रहे होते हैं वो हर टाइम चेंज होती रहती है, हम जब भी कोई नई वैल्यू उसे असाइन करते हैं। दिस रोल इज नॉट फॉर ऑल टाइप ऑफ वेरिएबल्स दो, हालांकि ऐसा हर तरह के वेरिएबल्स के लिए नहीं होता है। इट विल बिकम क्लियर टू यू इन द नेक्स्ट चैप्टर वेयर वी टॉक अबाउट म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल टाइप्स। फिलहाल के लिए आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है, जब हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे इम्यूटेबल म्यूटेबल पढ़ेंगे, ये चीज हम वहां डिस्कस करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही कि पाइथन में जो वेरिएबल्स होते हैं वो पॉइंटर्स की तरह जो है एक्ट करते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एल वैल्यू एंड आर वैल्यू। एल वैल्यू एंड आर वैल्यूज, इनसे सभी स्टूडेंट्स जो है अवेयर होंगे, क्योंकि मैथ्स में जो है हम 5th 6th क्लास से ही एल वैल्यूज और आर वैल्यूज पढ़ना शुरू कर देते हैं। शायद एल वैल्यूज और आर वैल्यूज आपको थोड़े से मुश्किल लग रहे हो। अगर एल वैल्यू आर वैल्यू की जगह मैं RHS और LHS बोलूं तो उससे सब स्टूडेंट्स को रिमाइंड हो जाएगा कि हाँ ये कॉन्सेप्ट आपका पढ़ा हुआ है। एल वैल्यू यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू, आर वैल्यू यानी कि राइट हैंड साइड वैल्यू। आर वैल्यू को आप RHS और एल वैल्यू को LHS भी कंसीडर कर सकते हो। L value expression that comes on the left hand side of an assignment and R value expression that comes on the right hand side of the assignment। L values वो होती हैं जो किसी भी असाइनमेंट के लेफ्ट साइड में आती हैं, R values जो इक्वल के राइट हैंड साइड में आती हैं। अब यहाँ पर देखिए ये स्टेटमेंट A is equal to 20, B is equal to 10, ये स्टेटमेंट्स आपको क्या कहती हैं। A नाम का एक वेरिएबल है जिसे आपने 20 असाइन कर दिया, B नाम का एक वेरिएबल है जिसे हमने क्या असाइन कर दिया, 10। जब भी हम असाइनमेंट करते हैं हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाली जो भी हमारी वेरिएबल होता है, कुछ भी होता है, हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड एलोकेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में A था, हमने A को 20 एलोकेट कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड में B था, हमने B को 10 एलोकेट कर दिया। बट क्या आप इस तरीके से लिख सकते हो 20 इज इक्वल टू A एंड 10 इज इक्वल टू B। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 20 को आपने A एलोकेट किया। इज इट मेकिंग सम सेंस? जब भी हम लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी लिखते हैं तो हमें पता है लेफ्ट हैंड साइड में हम कोई आइडेंटिफायर देंगे, कोई वेरिएबल देंगे जिसमें हमें वैल्यू स्टोर करवानी है। अब 20 तो कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली 10 जो है वो कोई वेरिएबल, कोई आइडेंटिफायर नहीं है, 10 तो एक लिटरल है, लिटरल को हम कुछ भी एलोकेट नहीं कर सकते। तो 10 और 20 को आप कुछ भी एलोकेट नहीं कर सकते, इसलिए ये जो है ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सिमिलरली ये देखिए A मल्टीप्लाई बाय 2, A मल्टीप्लाई बाय 2 से एक वैल्यू जनरेट होगी, अगेन ये आपका लिटरल हो गया और लिटरल को हम कुछ भी एलोकेट नहीं कर सकते। तो यहां से हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे यानी कि आर वैल्यूज में हमें हमेशा कोई ना कोई वेरिएबल जो है वो देना होता है जिससे कि हम वैल्यू को स्टोर करवा सके। राइट हैंड साइड में आप चाहे तो लिटरल दे सकते हैं, चाहे तो वेरिएबल, ये हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। The literals or the expressions that evaluate a value cannot come on the LHS of the assignment। कि जितने भी लिटरल्स या ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जो किसी वैल्यू को इवेल्युएट करते हैं, हम उसे लेफ्ट हैंड साइड में नहीं लिख सकते। Hence they are R values but variables can come on the LHS of an assignment। तो लिटरल्स और एक्सप्रेशंस जो होते हैं उन्हें आप LHS पे नहीं लिख सकते, वो सिर्फ और सिर्फ R वैल्यूज होती हैं। लिटरल्स और एक्सप्रेशंस को आप सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड साइड पे लिख सकते हो।
But variables name can come on LHS of assignment. They are L values. लेकिन जो variables होते हैं उन्हें हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिख सकते हैं, उन्हें हम L values भी यूज कर सकते हैं. L values can come on LHS as well as RHS of an assignment. L values जो हैं वो राइट हैंड साइड पे भी आ सकती हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे भी आ सकती हैं. अब यहाँ पर देखिए, ये इन्होंने एक्चुअली एल वैल्यूज वर्ड इधर गलत लिख दिया. डेट एल वैल्यूज जो है वो लेफ्ट हैंड या फिर राइट हैंड साइड पे आ सकती है. यहाँ पे बेसिकली वो कहना ही चाह रहा है कि जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स आपके लेफ्ट हैंड साइड पे भी आ सकते हैं, राइट हैंड साइड पे भी आ सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन जो लिटरल्स और एक्सप्रेशंस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड साइड पे आ सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं आ सकते. ठीक है, ये देखिए इस तरीके से कि वेरिएबल्स जो हैं वो हमेशा लेफ्ट हैंड पे हैं, लिटरल्स जो हैं वो राइट हैंड पे हैं. अब यहाँ पे लिटरल्स राइट हैंड साइड पे रहेंगे ये तो ठीक है, वेरिएबल्स लेफ्ट हैंड साइड पे रहेंगे ये भी ठीक है. कुछ स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन हो रही होगी कि वेरिएबल्स जो हैं वो राइट पे कैसे आ सकते हैं. तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए मैंने लिखा a इज इक्वल टू 10. ये ठीक है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल है, राइट हैंड साइड में लिटरल है. मैंने लिखा b इज इक्वल टू 30. ये भी ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल है, राइट हैंड साइड में लिटरल है. अब अगर मैं लिख देती हूँ c इज इक्वल टू a, यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी वेरिएबल है, राइट हैंड साइड में भी वेरिएबल है, लेकिन ये फिर भी बिल्कुल सही है. क्यों? क्योंकि c इज इक्वल टू a जब हमने लिखा तो इसका मतलब क्या है, c इज इक्वल टू 10 हो जाएगा. c की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 10. c में हमने क्या स्टोर करवा दी, a की वैल्यू स्टोर करवा दी. तो वेरिएबल जो है वो राइट में भी यूज हो सकते हैं, लेफ्ट में भी यूज हो सकते हैं, बट लिटरल्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ राइट में ही यूज होंगे. अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, डेट इज मल्टीपल असाइनमेंट्स. अभी तक तो हमने देखा कि हमने वेरिएबल लिखा, वेरिएबल को एक वैल्यू दे दी. एक स्टेटमेंट में हमने एक वेरिएबल को एक ही वैल्यू दी, बट अगर हमें एक ही स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स को वैल्यू एलोकेट करवानी है तो उसे हम कहते हैं मल्टीपल असाइनमेंट. यानी कि एक ही स्टेटमेंट के अंदर कई सारे वेरिएबल्स को वैल्यू एलोकेट करवा दी. पाइथन इज वेरी वर्सेटाइल विद असाइनमेंट. पाइथन जो है असाइनमेंट्स को लेकर बहुत वर्सेटाइल है. वर्सेटाइल मतलब कि उसमें बहुत सारी वेरिएशंस अवेलेबल है. Let's see in how many different ways you can use assignments in Python. आप असाइनमेंट को पाइथन में किस किस तरीके से यूज कर सकते हो, ये यहाँ पर आपको वो एक्सप्लेन किया गया है. फर्स्ट पॉइंट है असाइनिंग सेम वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स. अगर आपको मल्टीपल वेरिएबल्स को सेम वैल्यू असाइन करनी है, मान लीजिए आपको एक ही वैल्यू 4-5 वेरिएबल्स को असाइन करनी है, तो आपको अलग अलग स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है. आप मान लीजिए आपके पास 3 वेरिएबल क्रिएट करने हैं, आपको a, b और c, और तीनों में आपको वैल्यू 10 स्टोर करवानी है. तो एक तरीका तो क्या हो सकता है कि आप 3 टाइम्स स्टेटमेंट लिखें इस तरीके से. यहाँ पे आपको अगर आपको ABC चाहिए और तीनों में आपको 10 स्टोर करवाना है, एक तरीका तो ये होगा कि आप इस तरीके से लिखें a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 10 एंड देन c इज इक्वल टू 10. बट पाइथन आपको ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप इन तीनों स्टेटमेंट को एक स्टेटमेंट में कंबाइन करके लिख सकते हो. a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 10. आप चाहे ये 3 स्टेटमेंट लिखो या फिर ये एक स्टेटमेंट लिखो, बोथ आर इक्विवेलेंट. इन 3 स्टेटमेंट को यूज करके भी आपने 3 वेरिएबल क्रिएट किए ABC और तीनों में 10 स्टोर करवाया. इस एक स्टेटमेंट को यूज करके भी आपने 3 वेरिएबल क्रिएट किए ABC और उनमें 10 जो है वो स्टोर करवाया. तो इस तरीके से अगर आपको मल्टीपल वेरिएबल्स को सेम वैल्यू एलोकेट करनी है तो आपको कर सकते हैं. It will assign value 10 to all 3 variables ABC. That is, all 3 variables ABC will refer to the same location with the value 10. अब आपने अभी अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है वेरिएबल्स का. पाइथन में क्या होता है कि वैल्यू जो है एक मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करती है और वेरिएबल्स उसे पॉइंट कर रहे होते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा कि एक मेमोरी लोकेशन पे 10 स्टोर हो जाएगा और तीनों वेरिएबल्स जो हैं उसी को पॉइंट करेंगे. a भी उसे पॉइंट करेगा, b भी उसे पॉइंट करेगा और c भी जो है उसे पॉइंट करेगा, क्योंकि तीनों जो हैं वो किसे पॉइंट कर रहे हैं, 10 को. तो जहां भी 10 स्टोर है तीनों उसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेंगे.
Now next one is assigning multiple values to multiple variables. जो फर्स्ट था ये तो था कि सेम वैल्यू हमने असाइन की थी मल्टीपल वेरिएबल्स को, लेकिन अगर हमें मल्टीपल वेरिएबल्स को मल्टीपल वैल्यूज देनी है, यानी कि अगर हमारे पास ये 3 वेरिएबल्स हैं, हमें तीनों को अलग अलग वैल्यू असाइन करनी है, तो वो भी हम एक सिंगल स्टेटमेंट में कंबाइन कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 3 वेरिएबल क्रिएट करने हैं एक्स वाई जेड, और तीनों में वैल्यू स्टोर करवानी है 10, 20 और 30। तो उसे आप किस तरीके से करवा सकते हैं? इस तरीके से, पहले आपने तीनों वेरिएबल लिखे विद कोमा सेपरेटेड लिस्ट एक्स वाई जेड, उसके बाद आपने तीनों की वैल्यूज लिखी। यहाँ पे वैल्यूज एलोकेट किस तरीके से होती हैं? जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो फर्स्ट वेरिएबल को मिलती है, यानी कि x जो है उसमें 10 स्टोर होगा। सेकंड वैल्यू जो है वो सेकंड वेरिएबल को मिलेगी, y में जो है वो क्या स्टोर होगा? 20 स्टोर होगा। और थर्ड वैल्यू जो है वो थर्ड वेरिएबल को मिलेगी, यानी कि z में क्या स्टोर होगा? 30 स्टोर होगा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस वाइज चलता है। फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट वेरिएबल को, सेकंड वैल्यू सेकंड वेरिएबल को, थर्ड वैल्यू जो है वो थर्ड वेरिएबल को। हम एग्जांपल जो है वो आपको इसका मैं करके दिखा देती हूँ। मान लीजिए x में आपको स्टोर करना है 45, y में आपको स्टोर करना है 10, z में आपको स्टोर करना है 34। मान लीजिए आपके पास 2 वेरिएबल और हैं, g में आपको स्टोर करना है 21 और f में आपको स्टोर करना है 11। ठीक है, अब अगर आपको इन पांचों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? x, y, z, z, f इक्वल का साइन। अब आप इन पांचों वेरिएबल्स की वैल्यू लिखेंगे। सबसे पहले x की वैल्यू क्या थी? 45। उसके बाद y की वैल्यू, y को क्या वैल्यू देनी थी? 10 वैल्यू। z की वैल्यू क्या थी? 34। उसके बाद g की वैल्यू क्या थी? 21 और फिर f की वैल्यू क्या थी? 11। तो इस तरीके से हम कंबाइन करके जो है वेरिएबल्स को लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने पांचों वेरिएबल्स की वैल्यू जो है वो एक साथ मेंशन कर दी। तो आप 5 स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं और इस तरीके से उसे एक स्टेटमेंट में कंबाइन भी कर सकते हैं। It will assign the values order wise. Order wise मतलब first variable is given first value, second variable is given second value and so on. That means above statement will assign 10 to x, 20 to y and 30 to z. ठीक है, ये चीज मैंने आपको अभी समझाई दी है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। This style of assigning values is very useful and compact. इस तरीके से हम बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में यानी कि शॉर्ट फॉर्म में वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द गिवन कोड बिलो। ये वाला कोड देखिए, यहाँ आपने लिखा x, y इज इक्वल टू 25, 50। तो इससे हुआ क्या? x को 25 मिल गया और y को 50 मिल गया। तो जब प्रिंट x, y लिखा तो उससे क्या प्रिंट हो गया? 25 एंड 50 प्रिंट हो गया। इस तरीके से हम वेरिएबल्स को पाइथन में बहुत इजीली यूज कर सकते हैं, बहुत इजीली उनमें वैल्यूज जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। अब आगे फर्दर इन्हीं के कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं कि हम वेरिएबल्स के साथ कैसे कैसे खेल सकते हैं। Because x is having value 25 and y is having 50, now if you want to swap values of x and y, you just need to write. अब ये आ गई आपकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जो अभी अभी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसकी। अभी आपने देखा कि आप मल्टीपल असाइनमेंट्स जो है किस तरीके से कर सकते हैं। अभी आपने x और y को 25 और 50 एलोकेट किया था। ये जो आपने अबव स्टेटमेंट लिखी थी, यहाँ पे देखिए x को 25 और y को 50 एलोकेट किया। अब अगर आपको वैल्यूज चेंज करनी है, आप चाहते हैं x वाली वैल्यू y में स्टोर हो जाए और y वाली वैल्यू जो है वो x में स्टोर हो जाए, दोनों की वैल्यूज आपको इंटरचेंज करनी है। मान लीजिए आप भूल गए आपने x में क्या स्टोर किया था, y में क्या स्टोर किया था। इस वक्त आपको वैल्यूज याद नहीं है तो आप वैल्यूज नहीं लिख सकते, बट आपको ये पता है आपको x वाली वैल्यू y में डालनी है और y वाली x में डालनी है। तो वो काम आप कैसे करेंगे? सिंपली हम सिर्फ इतना लिखेंगे x, y इज इक्वल टू y, x। मैंने आपको बताया ही था हम इक्वल के दोनों साइड पे वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया मैंने वो यहाँ से हटा दिया है। ये देखिए मैंने आपको इस तरीके की एक स्टेटमेंट अभी लिख के दिखाई थी, a इज इक्वल टू 10,
b इज इक्वल टू 20 और उसके बाद मैंने क्या लिखा था, c इज इक्वल टू a। तो जब हमने c इज इक्वल टू a लिखा था तो c में किसकी वैल्यू आ गई थी, a की वैल्यू आ गई थी। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से क्या कर सकते हैं, जब आप x y इज इक्वल टू y x लिखेंगे तो x में किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की, और y में किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की। तो यहाँ पे आप सिर्फ एक स्टेटमेंट की हेल्प से वैल्यूज को स्वैप कर देंगे, जबकि यही अगर किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर रहे होते तो आपको 3-4 लाइन का पूरा कोड लिखना पड़ता, वैल्यूज को स्वैप करने के लिए लॉजिक लगाना पड़ता। बट पाइथन में आपको कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, आपके पास एक प्री डिफाइंड कॉन्सेप्ट है कि आप वैल्यूज को इस तरीके से स्वैप कर सकते हो मल्टीपल असाइनमेंट की हेल्प से। अब जब आप x और y को प्रिंट करवाएंगे तो वैल्यूज ऑपोजिट हो गई, x की वैल्यू 50 हो गई और y की वैल्यू जो है वो 25 हो गई। Because this time the values have been swapped and x is having value 25 and y is having value 50। ठीक है, पहले x की वैल्यू 25 थी और y की 50 थी, बट इस बार हमने स्वैप कर दिया तो x की 50 हो गई और y की 25 हो गई। While assigning values through multiple assignments, please remember that Python first evaluate RHS, that is right hand side, and then assign them to LHS। जब भी हम मल्टीपल असाइनमेंट करते हैं तो होता क्या है, पहले पाइथन राइट हैंड साइड को सॉल्व करता है और उसके बाद उन वैल्यूज को लेफ्ट हैंड साइड को एलोकेट करता है, और इसीलिए हमारा ये काम इतना इजीली हो पाता है, क्योंकि जब हमने लिखा x, y इज इक्वल टू y, x, तो पहले वो राइट हैंड साइड को सॉल्व करेगा। y की जगह उसने क्या प्लेस कर दिया, 50, x की जगह उसने क्या प्लेस कर दिया, 25। तो अब ये स्टेटमेंट इंटरनली किसमें कन्वर्ट हो गई, x, y इज इक्वल टू 25, x, y इज इक्वल टू 50, 25, क्योंकि y की जगह 50 रिप्लेस हो गया और x की जगह 25। और अब जो है वो LHS सॉल्व हुआ तो x को कौन सी वैल्यू मिलेगी, जो फर्स्ट पोजीशन पे वैल्यू है, फर्स्ट पोजीशन पे 50 थी तो 50 x में स्टोर हो गई। y को कौन सी वैल्यू मिलेगी, जो सेकंड पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे क्या था, 25, तो 25 जो है वो y में स्टोर हो गया। तो पहले राइट हैंड साइड सॉल्व होती है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करके जो वैल्यूज हमें मिली वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड में चली जाती है। ये देखिए a, b, c इज इक्वल टू 5, 10 एंड 7, ये तो इजीएस्ट स्टेटमेंट है। a को 5 एलोकेट हो गया, b को 10, c को 7। बट मान लीजिए यही स्टेटमेंट आपने अब इस तरीके से लिखी, b, c, a इज इक्वल टू a प्लस 1, b प्लस 2, c माइनस 1। तो अब यहाँ पे ये एग्जीक्यूट कैसे होगी, कई बार आपको आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। मान लीजिए आपको यही 3 स्टेटमेंट दी है क्वेश्चन पेपर में और आपसे पूछा है कि आप इसका आउटपुट बताइए कि स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा। तो अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, a, b और c में क्या स्टोर है, 5, 10 और 7। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे जब a प्लस 1 हुआ तो ये क्या बन गया, 6। ठीक है, b प्लस 2 हुआ तो ये क्या बन गया, 12, c माइनस 1 हुआ तो ये क्या बन गया, 6, क्योंकि a की वैल्यू 5 थी, 5 प्लस 1 6, b की वैल्यू 10 थी, 10 प्लस 2 12, c की वैल्यू 7 थी, 7 माइनस 1 6। तो यहाँ पे 6, 12 और 6 आ गया। ठीक है, राइट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब आ जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। सबसे पहले है b को फर्स्ट वैल्यू मिलेगी, फर्स्ट वैल्यू हमारी क्या थी, 6, तो b में क्या स्टोर हो जाएगा, 6। सेकंड वैल्यू c को कौन सी वैल्यू मिलेगी, सेकंड पोजीशन पे वैल्यू क्या थी, 12, तो c में क्या स्टोर हो जाएगा, 12। a को कौन सी वैल्यू मिलेगी, जो थर्ड पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे वैल्यू क्या थी, 6, तो a में क्या स्टोर हो जाएगा, 6 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से b में 6 स्टोर हुआ, c में 12 स्टोर हुआ और a में 6 स्टोर हुआ। अब उसके बाद abc को प्रिंट करवाना है, तो a में 6 था, b में 6 था, c में 12 था, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 6, 6 एंड 12। ठीक है, तो इसका आउटपुट ये देखिए। अब यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में ये एक्सप्लेन भी किया है कि कैसे कैसे इसका एग्जीक्यूशन हुआ। सबसे पहले स्टेटमेंट 1 जब आई तो असाइनमेंट हुई 5, 10, 7 टू ABC, a की वैल्यू 5, b की 10, c की 7, ये एलोकेशन हुई। स्टेटमेंट 2 में पहले राइट हैंड साइड सॉल्व हुई, a प्लस 1 जब हुआ तो ये 5 प्लस 1 में कन्वर्ट हुआ,
b+2 जो है वो 10+2 में हुआ, c-1 7-1 में हुआ और कन्वर्ट होके ये क्या बन गए 6 12 और 6 बन गए। तो सेकंड स्टेटमेंट की पूरी कन्वर्जन क्या हो गई b, c, a इज इक्वल टू 6 12 एंड 6। तो यहाँ से b को वैल्यू 6 मिल गई, c को 12 मिल गई और a को 6 मिल गई। तो उसके बाद जब आपने दिया प्रिंट abc तो आपका आउटपुट क्या आया 6 6 एंड 12। Isn't this easy? ऑब्वियसली इट्स वेरी इजी, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन करना है। अगर आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी। नाउ कैन यू गेस द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड फ्रेगमेंट। अब आपको एक और सैंपल दिया है कि क्या आप इस कोड का आउटपुट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं इसे साथ साथ एक्सप्लेन कर रही हूं, बट आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और यहां से पहले आप खुद से इस वाले कोड की, ये जो 3 स्टेटमेंट आपको दी है, इसका आउटपुट फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि जब ये PQR प्रिंट होगा तो PQR की क्या वैल्यूज जो है प्रिंट होंगी। उसके बाद वीडियो को प्ले करके आगे का सॉल्यूशन देखिए। अब देखिए, सबसे पहली स्टेटमेंट है P, Q इज इक्वल टू 3, 5। तो यहां से क्या हुआ, P में 3 स्टोर हो गया और Q में 5 स्टोर हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट में सिर्फ इतना काम हुआ। अब इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट आई Q, R इज इक्वल टू P-2, P+2। P की वैल्यू क्या थी 3 थी, तो जब यहाँ पे आपने लिखा P-2 तो ये किस में कन्वर्ट हुआ 3-2 यानी कि 1। P+2 यानी कि 3+2 तो ये किस में कन्वर्ट हुआ 5। तो ये क्या बन गया 1, 5। Q में स्टोर हो गया 1 और R में स्टोर हो गया 5। P की वैल्यू चेंज नहीं हुई, P में वैल्यू 3 ही थी तो वो 3 है। यहां से Q में 1 और R में 5 चला गया। तो जब PQR को प्रिंट करवाया तो आउटपुट क्या मिलेगा 3, 1 एंड 5। ठीक है, ये देखिए यहां पर आपको Please note the expression separated with commas are evaluated from left to right and assigned in the same order। आपको जितने भी कोमा सेपरेटेड वेरिएबल्स हैं आप उन सबको अलग अलग कर लीजिए और फिर उन्हें लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में जो है उन्हें सॉल्व करते चलिए। अब यहाँ पे ये आपका एक और नया कॉन्सेप्ट जो आ रहा है, उससे पहले आप लोग मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि वीडियो को पॉज करके जब आपने खुद से इसका आउटपुट फाइंड आउट करने की कोशिश की तो क्या आपको भी आउटपुट 3, 1 और 5 आया या नहीं, मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि मुझे ये पता चले कि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, अब आ जाते हैं इस नेक्स्ट लाइन पे जो इन्होंने अभी अभी बोली कि जो भी कोमा सेपरेटेड आपके जितने भी वेरिएबल्स हैं वो लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में असाइनमेंट परफॉर्म करते हैं। अभी तक तो आपने ये पढ़ा था कि फर्स्ट वैल्यू को यहां से राइट हैंड साइड की फर्स्ट मिली, फिर सेकंड वैल्यू सेकंड जो वेरिएबल है उसे सेकंड वैल्यू, थर्ड को थर्ड वैल्यू। लेकिन इसके साथ साथ कई बार आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूज करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में सेम वेरिएबल ही मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये वाली स्टेटमेंट देखिए, पहले लिखा x इज इक्वल टू 10, x में 10 स्टोर हो गया, फिर y, y इज इक्वल टू x+2, x+5। अब इसके बाद अगर आपको प्रिंट x, y दे दे तो आप x की वैल्यू तो 10 आइडेंटिफाई कर लोगे, y की कौन सी वैल्यू होगी, y तो यहाँ पे दो बार वैल्यू असाइन हो रही है y में, तो अब y की एक्चुअल वैल्यू कौन सी डिस्प्ले होगी। तो यहाँ पे आपका एक और कॉन्सेप्ट यूज होता है कि जो ये कोमा सेपरेटेड वेरिएबल्स होते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, इनको जो वैल्यू एलोकेट होती है वो लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में होती है। पहले फर्स्ट वाले को होगी, फिर सेकंड वाले को होगी, फिर थर्ड वाले को होगी। तो अगर सेम ही वेरिएबल रिपीट हो रहा है तो वो कैसे काम करेगा, इससे समझिए x इज इक्वल टू 10 था, जब ये राइट हैंड साइड सॉल्व हुई तो x+2 12, x+5 15 हो गया। जब हमने इसकी एलोकेशन की तो पहले वाले y को हमने क्या एलोकेट किया x+2, यानी कि y की वैल्यू क्या बन गई 12 हो गई। फिर उसके बाद जो है हमने राइट डायरेक्शन में मूव करते हुए सेकंड वेरिएबल को वैल्यू एलोकेट की, तो सेकंड वेरिएबल की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, y में ही क्या स्टोर हो गया 15 स्टोर हो गया। तो y में जो लास्ट वैल्यू आई वो कौन सी थी 15 थी, तो डिस्प्ले क्या होगा 15 होगा।
ये वाला जो एक्सप्रेशन है y कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू कोमा एक्स प्लस 5, ये इस तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएगा y कोमा वाई इज इक्वल टू 12 कोमा 15। तो अब y की वैल्यू 12 होगी या 15 होगी? फर्स्ट इट विल असाइन फर्स्ट आरएचएस वैल्यू टू द फर्स्ट एलएचएस वेरिएबल, कि राइट हैंड साइड की फर्स्ट वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड के फर्स्ट वेरिएबल को देगा, यानी कि पहले y में क्या स्टोर हो जाएगा? 12 स्टोर हो जाएगा। उसके बाद राइट हैंड साइड की सेकंड वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड के सेकंड वेरिएबल को मिलेगी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का सेकंड वेरिएबल अगेन आपका क्या है? y। तो y में अब क्या स्टोर हो गया? 15, यानी कि y इज इक्वल टू 15। तो लास्ट वैल्यू जो y की आई वो क्या है? 15। तो जब डिस्प्ले करवाएंगे तो वो क्या प्रिंट करेगा? आपको 15 जो है वो डिस्प्ले करवाएगा। तो यहाँ पे y की फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी? 15, क्योंकि पहले y इज इक्वल टू 12 हुआ था, लेकिन बाद में वो चेंज होके क्या बन गया? y इज इक्वल टू 15। तो अगर इसके बाद आप प्रिंट y करवाओगे तो वो आपको क्या डिस्प्ले करेगा? 15 जो है वो डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट जो है वो सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है, द आउटपुट शुड बी 315। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये किससे रिलेटेड है, तो ये देखिए, ये है आपका सॉल्यूशन इस वाले प्रोग्राम का। ये जो आपका कोड था, यहाँ पे जो मैंने आपको अभी बोला था आप ये ट्राई कीजिए, फिर मैंने आपको वर्बली इसका सॉल्यूशन भी बताया। तो यहाँ पे ये पावर में ये देखिए, ये कोड लिखा हुआ है 2, तो ये उसी का आउटपुट है। मैंने आपको बताया ही था 315 आएगा। 315 आपका कैसे आया था? p की वैल्यू 3 थी, फिर ये 3 माइनस 2 1 हुआ था, 3 प्लस 2 5 हुआ था, तो 3 1 और 5 जो है वो डिस्प्ले हुआ था। मैंने आप लोगों से बोला भी था कि मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका आउटपुट क्या आ रहा है और आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया है या फिर नहीं। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये देखिए, ये एक और आपको कोड फ्रेगमेंट है। अगेन आप इसे खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि क्या आप इसे सॉल्व कर पा रहे हैं। ऑल्दो आई नो आपको स्क्रीन पे ही इसका आउटपुट भी डिस्प्ले में मतलब दिखाई दे रहा है, बट स्टिल आप एक बार खुद से इसे कॉपी पेन लेके ट्राई कीजिए कि आपका आउटपुट जो है वो क्या आ रहा है। ये देखिए, x इज इक्वल टू 20, 30। जब आपने इस तरीके से स्टेटमेंट लिखी तो x की वैल्यू क्या होगी? पहले x की वैल्यू हुई 20, उसके बाद x की वैल्यू हुई 30, तो यानी कि x की फाइनल वैल्यू जो है वो क्या हो गई? 30 हो गई। y कोमा वाई इज इक्वल टू x प्लस 10 x प्लस 20। अब x की वैल्यू क्या थी? x की वैल्यू थी 30, तो यहाँ 30 प्लस 10 क्या हो गया? 40, 30 प्लस 20 क्या बन जाएगा? 50 बन जाएगा। अब y में पहले कौन सी वैल्यू स्टोर होगी? पहले फर्स्ट वैल्यू स्टोर होगी, तो y इज इक्वल टू 40, y की वैल्यू क्या बन जाएगी? 40। उसके बाद सेकंड सॉल्व होगी, y इज इक्वल टू 50, तो y की फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी? 50। तो x और y की वैल्यू क्या डिस्प्ले होंगी? 30, 50 जो है वो डिस्प्ले होंगी। बट आप लोग इन कोड सेगमेंट्स को एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज वेरिएबल डेफिनेशन, कि वेरिएबल की डेफिनेशन जो होती है वो क्या होती है। You see that in Python variable is created when you first assign a value to it। जब भी आप फर्स्ट टाइम वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हो उसी टाइम जो है वेरिएबल क्रिएट हो जाता है। इट ऑल्सो मीन्स दैट अ वेरिएबल इज नॉट क्रिएटेड until some value is assigned to it। तो इसका एक मतलब ये भी है कि जब तक आप वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन नहीं करेंगे तब तक वो वेरिएबल क्रिएट नहीं होगा। टू अंडरस्टैंड दिस कंसिडर द फॉलोइंग कोड फ्रेगमेंट। अब इसे समझने के लिए ये कोड देखिए, पहले आपने लिखा प्रिंट x, उसके बाद आपने लिखा x इज इक्वल टू 20 और फिर से आपने लिखा प्रिंट x। इस केस में क्या होगा? क्या ये कोड स्निपेट जो है वो रन करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि जब आपने फर्स्ट टाइम लिखा प्रिंट x तो x नाम का कोई वेरिएबल आपके कोड में एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो आपको सिंटैक्स एरर देगा दैट x इज नॉट डिफाइंड। जब आपने x इज इक्वल टू 20 लिखा तो x वेरिएबल क्रिएट हुआ, उसमें 20 असाइन हुआ और उसके बाद जब आप प्रिंट x लिखोगे तो वो x 20 क्रिएट कर देगा।
When you run the above code, it will produce an error for the first statement only, name x not defined. तो मैंने अभी आपको यही चीज बताई, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आपने प्रिंट एक्स लिखा तो x की वैल्यू जो है अभी तक डिफाइंड नहीं हुई, x नाम का कोई वेरिएबल हमारे कोड में नहीं है, तो इसलिए वो क्या मैसेज शो कर देगा, दैट x इज नॉट डिफाइंड। तो ये देखिए इस तरीके से ये आपको इन्होंने रन करके दिखाया भी हुआ है कि उसने आपको पूरा जो है वो एरर शो कर दिया, और एरर क्या आया, नेम एक्स नॉट डिफाइंड। ठीक है, मैं आपको एक बार इसे रन करके भी दिखा देती हूँ। इसका काम हमारा हो चुका है, हम इस पार्ट को हटा देते हैं यहाँ से। हमें उन 3 स्टेटमेंट की भी जरूरत नहीं है, मैं मान लीजिए यहाँ सिंपली लिख देती हूँ प्रिंट एक्स। अब अगर मैं इस कोड को रन करती हूँ तो ये देखिए मुझे एरर क्या मिला, नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड, कि एक्स जो है वो डिफाइंड नहीं है। बट अगर मैं पहले एक्स को स्टोर करवा देती, मान लीजिए मैंने लिखा एक्स इज इक्वल टू 5, अब अगर मैं इसी कोड को रन करूंगी तो ये देखिए उसने सिंपली 5 जो है वो डिस्प्ले कर दिया इस तरीके से, क्योंकि अब हमारा वेरिएबल क्रिएट हो चुका था तो हमें कोई एरर नहीं मिला। ठीक है, तो इस तरीके से जब तक हम किसी वेरिएबल को डिफाइन नहीं करते हम उसे यूज नहीं कर सकते। The reason for the above error is implicit, कि उसका ये एरर जो आप देख पा रहे हैं उसका जो भी रीजन है वो बहुत क्लियर है। As you know that a variable is not created until some value is assigned to it. जब तक किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन नहीं की जाती तब तक वो वेरिएबल क्रिएट नहीं होगा। So variable x is not created and yet being printed in line 1. तो फर्स्ट लाइन में जब प्रिंट एक्स लिखा तो उस टाइम तक x जो है क्रिएट नहीं हुआ था, फिर भी हम उसे प्रिंट करने की कोशिश कर रहे थे, और इसका मतलब क्या है कि हम एक अनक्रिएटेड अनडिफाइंड वेरिएबल को प्रिंट करने की कोशिश कर रहे थे, और इस वजह से हमें क्या मिला, एरर मिला। So to correct the above code you need to first assign something to x before using it in a statement. तो जब भी हमें किसी भी वेरिएबल को यूज करना है किसी स्टेटमेंट में, तो उससे पहले हमें उसे कोई ना कोई वैल्यू जो है वो असाइन करनी पड़ेगी। तो यहाँ देखिए हमने x इज इक्वल टू 0 लिखा तो x में हमने 0 असाइन कर दिया, x क्रिएट हो गया। प्रिंट एक्स जब देंगे तो 0 प्रिंट हो जाएगा, फिर x इज इक्वल टू 20 किया, फिर प्रिंट एक्स दिया तो अब क्या प्रिंट हो जाएगा, 20 प्रिंट हो जाएगा। नाउ द अबव कोड विल एग्जीक्यूट विदाउट एनी एरर, और इस बार ये कोड जो है वो बिना किसी एरर के एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि दोनों बार जो है हमारा वेरिएबल डिफाइंड है। नाउ आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डायनामिक टाइपिंग। डायनामिक टाइपिंग का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल्स का जो डाटा टाइप है वो डायनामिकली चेंज होता रहता है। डायनामिकली चेंज होने का मतलब क्या है कि जब हमने किसी वेरिएबल को एक वैल्यू एलोकेट करवा दी तो वो उस वेरिएबल का डाटा टाइप बन गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि थ्रू आउट द प्रोग्राम उस वेरिएबल का सेम वही डाटा टाइप रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यही वाला कोड देखिए, यहाँ पहले x में 0 दिया, x का टाइप न्यूमेरिक है, x इज इक्वल टू 20 लिखा, अब भी x का टाइप जो है वो क्या है, न्यूमेरिक। लेकिन जरूरी नहीं है कि इस पूरे प्रोग्राम में x का डाटा टाइप न्यूमेरिक रहे। अगर इस प्रिंट x के बाद आपने लिख दिया x इज इक्वल टू हेलो, तो x का डाटा टाइप क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग टाइप का बन जाएगा। यानी कि वेरिएबल में जिस तरह की वैल्यू हम डालते हैं उसी के अकॉर्डिंग उसका डाटा टाइप जो है प्रोग्राम में चेंज होता रहता है, और इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डायनामिक टाइपिंग। In Python, as you have learned, a variable is defined by assigning to it some values. Python में variables कैसे defined होते हैं, जब हम उसे कोई value assign करते हैं of a particular type such as numeric or string etc. ठीक है, for example आपने एक statement लिखी x is equal to 10, तो इससे क्या हुआ, एक वेरिएबल x जो है वो क्रिएट हुआ जो किस टाइप की वैल्यू को रेफर कर रहा है, इंटीजर टाइप की। तो x का डाटा टाइप क्या बन जाएगा, इंटीजर टाइप। लेटर इन योर प्रोग्राम if you reassign a value of some other type to variable x, Python will not complain, no error will be raised। तो Python आपको कोई कंप्लेन नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल पहले आपने x is equal to 10 लिखा
x को प्रिंट करवाया, फिर आपने x इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड लिखा और x को प्रिंट करवा दिया। अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट, इन वाली दोनों स्टेटमेंट में x का डाटा टाइप जो है वो इंटीजर है और इन वाली दोनों स्टेटमेंट में x का डाटा टाइप जो है वो क्या है, स्ट्रिंग है। लेकिन ऐसा सिर्फ और सिर्फ पाइथन में ही पॉसिबल होता है। इसके अलावा जो C++, जावा आपकी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनमें डायनामिक टाइपिंग पॉसिबल नहीं होती। वहां आप एक वेरिएबल में एक तरह का ही डाटा स्टोर करवाते हैं। वहां वेरिएबल की डेफिनेशंस बहुत अलग तरीके से होती हैं। वहां अगर आपने एक वेरिएबल को इंटीजर टाइप का डिफाइन कर दिया तो आप उस वेरिएबल में हमेशा इंटीजर वैल्यू ही स्टोर करवाएंगे, आप उसमें कभी भी स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर नहीं करवा सकते। बट पाइथन में ऐसा नहीं होता है। पाइथन में वेरिएबल्स का जो टाइप होता है वो डायनेमिक होता है। जिस तरह की वैल्यू आप उसमें डाल दोगे वो चेंज हो जाएगा उसका टाइप उसी के अकॉर्डिंग, और पाइथन आपको इसमें कोई कंप्लेंट, कोई एरर नहीं देगा। तो पाइथन जो है वो बहुत फ्लेक्सिबली वर्क करता है। उसमें हमें ज्यादा सिंटेक्स लर्न करने की जरूरत नहीं होती, ज्यादा चीजें ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती है। Above code will yield the output 10 and hello world। ठीक है, so you can think of a Python variable as label associated with object। literal values in our case, यहाँ पे हमारा जो variables है वो literal values को denote कर रहे हैं। with dynamic typing Python make the label refer to new value। यहाँ पे आपको अगर लाइन समझ नहीं आ रही है तो आप लेमन टर्म्स में उसे समझ सकते हैं। वो सिर्फ आपको ये चीज कह रहा है कि जो पाइथन के वेरिएबल्स होते हैं वो लेबल्स की तरह एक्ट करते हैं, और डायनेमिक टाइपिंग का मतलब है कि जब भी एक लेबल नई वैल्यू को रेफर कर रहा है तो उसका डाटा टाइप उसी के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज हो जाता है। जब आपने x इज इक्वल टू 10 लिखा तो x उस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है जिसमें 10 स्टोर्ड है। जब आपने x इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड लिखा तो उसका ये वाला कनेक्शन टूट जाता है और अब वो किस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है, जहां पे हेलो वर्ल्ड स्टोर है। ठीक है, तो पहले ये इंटीजर टाइप की मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा था तो इसका डाटा टाइप इंट था, अब ये स्ट्रिंग टाइप को डिनोट कर रहा है तो इसका डाटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। As you can see in figure 4.1, variable x is first pointing to or referring to integer value and then to a string value। तो इस तरीके से डायनामिकली जो है एक ही प्रोग्राम के अंदर उसकी वैल्यू दो बार चेंज हो गई, पहले इंटीजर थी फिर स्ट्रिंग हो गई। Please note here that variable x does not have a type, but the value it point to does have a type। कि यहाँ वेरिएबल का अपना खुद का कोई टाइप नहीं है, बट जिस तरह की वैल्यू को वो रेफर कर रहा है वही उसका टाइप जो है बन जाता है। क्योंकि x तो सिर्फ एक पॉइंटर की तरह एक्ट कर रहा है। पहले वो न्यूमेरिक वैल्यू को पॉइंट कर रहा था तो उसका डाटा टाइप इंटीजर था, फिर उसने स्ट्रिंग को पॉइंट किया तो उसका डाटा टाइप क्या बन गया, स्ट्रिंग हो गया। So you can make a variable point to value of different type by reassigning a value of that type। Python will not raise any error। This is called dynamic typing feature of Python। कि जब आप इस तरीके से वेरिएबल्स का डाटा टाइप जो है चेंज कर पाते हैं, अलग अलग टाइप की वैल्यूज को सेम वेरिएबल से डिनोट कर पाते हैं, इसी फीचर को हम कहते हैं डायनामिक टाइपिंग। Now our next example is next thing is question with dynamic typing। कि आपको डायनामिक टाइपिंग में किस तरह की चीजों का ध्यान जो है वो रखना चाहिए। ठीक है, although Python is comfortable with changing type of a variable। पाइथन को किसी भी वेरिएबल का डाटा टाइप चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो कंफर्टेबली उसे चेंज कर देता है। The programmer is responsible for ensuring right types for certain type of operation। लेकिन प्रोग्रामर जो है उसे ध्यान रखना चाहिए कि वो किस तरह के डाटा टाइप्स पे कौन से ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 10 थी, y की वैल्यू 0। ये दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद उन्होंने किया y इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 2। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, x को 2 से डिवाइड कर दिया और उस वैल्यू को 5 y में स्टोर कर दिया, तो y की वैल्यू क्या बन गई, 5। x जो है न्यूमेरिक टाइप था और न्यूमेरिक टाइप पे डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता था, तो ये 10 डिवाइड बाई 2 सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। बट फिर उसने क्या किया, x में स्टोर कर दिया डे।
अब x की वैल्यू जो है वो कैसी x का टाइप जो है वो कौन सा हो गया, स्ट्रिंग टाइप का हो गया। अब अगर उसने दोबारा से ये स्टेटमेंट लिख दी प्रोग्रामर ने y इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 2, तो अब जो है वो x स्ट्रिंग टाइप का है और आप स्ट्रिंग को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, स्ट्रिंग्स पे डिवीजन ऑपरेटर वर्क नहीं करता है, तो इस केस में हमें क्या मिल जाएगा, एरर मिल जाएगा। तो हम वेरिएबल का डाटा टाइप चेंज करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले x में हमने 10 स्टोर किया था तो ये हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा था, फिर हमने x में डे स्टोर कर दिया तो ये हमारा स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट हो गया, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट पहले हम x के साथ डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते थे, बट अब हम वो नहीं कर सकते। तो ये प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ध्यान रखे कि उसने वेरिएबल में किस तरह का डाटा स्टोर कर रखा है और उसी के अकॉर्डिंग ही ऑपरेशंस को परफॉर्म करे, ठीक है। So as programmer, you need to ensure that variable with right type of value should be used in expression. जब भी आप कोई expression लिख रहे हो तो उसमें आप right data type का variable ही use करें। जैसे कि previous example में आपने division में string type लिखा तो उस तरीके की गलती हमें नहीं करनी है। If you want to determine the type of a variable, अब मान लीजिए आप चेक करना चाहते हैं कि आपके वेरिएबल का डाटा टाइप जो है वो क्या है, तो पाइथन उसके लिए हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करता है, टाइप फंक्शन, जिसकी हेल्प से हम ये जान सकते हैं कि हमारे वेरिएबल का डाटा टाइप क्या है, व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू डज इट पॉइंट टू, वो किस तरह की वैल्यू को जो है पॉइंट कर रहा है। उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, टाइप फंक्शन। उसे यूज करने का सिंटेक्स क्या होता है, हम फंक्शन का नाम लिखेंगे टाइप और उसके अंदर अपने वेरिएबल का नेम जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए यहाँ पे हमने x क्रिएट किया था, तो यहाँ पे अगर हमें x का टाइप जो है प्रिंट करवाना है, यहाँ पे ये अभी जब हमने x प्रिंट करवाया तो 5 प्रिंट हुआ था, बट अगर मैं यहाँ टाइप ऑफ x दे देती हूँ, मान लीजिए इस तरीके से, अब मैं क्या प्रिंट करवा रही हूँ, x का टाइप प्रिंट करवा रही हूँ। तो अब जब मैं इसे रन करूंगी तो ये देखिए ये क्या प्रिंट हुआ, क्लास इंट, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए मैं और वेरिएबल्स ले लेती हूँ, मैंने y इज इक्वल टू ले लिया हेलो, ठीक है। इसके बाद मैं z ले लेती हूँ, z इज इक्वल टू मान लीजिए मैं ले लेती हूँ 5.2, ठीक है। अब देखिए मेरे पास 3 वेरिएबल है x y z, मैं तीनों का जो है डाटा टाइप प्रिंट करवा देती हूँ। प्रिंट टाइप ऑफ x लिखा, अब इसके बाद प्रिंट टाइप ऑफ y और टाइप ऑफ z भी प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट ठीक है। अब x का डाटा टाइप क्या होगा, इंट, क्योंकि 5 जो है इंटीजर टाइप का है, y का डाटा टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग, और z का डाटा टाइप क्या होगा, फ्लोट। इसे रन करवाते हैं और ये देखिए इंट, स्ट्रिंग एंड फ्लोट, ये तीनों आपके वेरिएबल्स के डाटा टाइप जो है वो डिस्प्ले हो गए। तो इस तरीके से टाइप मेथड की हेल्प से हम ये जान सकते हैं कि हमारा वेरिएबल जो है वो किस तरह की वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। फॉर इंस्टेंस कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ कमांड दैट यूज टाइप 3 टाइम्स। अब यहाँ पे ये टाइप फंक्शन को यूज किया गया है, ये देखिए पहले a में हमने 10 स्टोर करवाया, जब हमने टाइप a यूज किया तो उसने क्या प्रिंट करवाया, क्लास इंट, क्योंकि a की वैल्यू जो थी वो इंटीजर टाइप की थी। फिर जब हमने a इज इक्वल टू 25 प्रिंट करवा के उसके बाद टाइप कमांड को यूज किया तो उसने क्या डिस्प्ले करवाया, फ्लोट, क्योंकि अब a में जो है वो फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू यूज हो रही है। और फिर हमने a इज इक्वल टू हेलो लिख के फिर उसके बाद टाइप ए लिखा तो इस बार क्या प्रिंट हुआ, स्ट्रिंग, क्योंकि इस बार ए में कौन सी वैल्यू स्टोर है, स्ट्रिंग टाइप की। यही सेम प्रैक्टिकल मैंने आपको अलग अलग वेरिएबल्स के साथ किया है कि हाँ हमने XYZ ले लिया, आप चाहे तो सेम वेरिएबल पे भी इसे ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बार ये करके भी दिखा देती हूँ। मान लीजिए हम x ही ले लेते हैं, हमने लिया x इज इक्वल टू 10 और उसके बाद प्रिंट करवा देते हैं। यहां मान लीजिए मैं x की वैल्यू भी प्रिंट करवा देती हूँ, ठीक है, x कोमा टाइप ऑफ x। हालांकि ये प्रिंट और प्रिंट स्टेटमेंट हम अभी बाद में पढ़ेंगे तो वहां से आपको समझ आएगा कि प्रिंट में हम ये सारी चीजें कैसे लिखते हैं। जो मैंने अभी लिखी x टाइप ऑफ x, तो वो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अभी करेंगे, बट फिर भी मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल करके दिखा रही हूँ। x की ही वैल्यू अब हम चेंज कर देते हैं, मान लीजिए मैंने ले लिया 2.5, ठीक है। इसके बाद मैंने लिया प्रिंट x कोमा टाइप ऑफ x। अब इसके बाद मैंने x में स्टोर करवा दिया
हेलो, और उसके बाद मैंने दिया प्रिंट एक्स कोमा टाइप ऑफ एक्स। ठीक है, अब जब हम इस कोड को प्रिंट करेंगे, पहले x की वैल्यू 10 है तो यहाँ पे int रिप्रेजेंट करेगा, फिर 2.5 के साथ फ्लोट और हेलो के साथ स्ट्रिंग। इसे रन किया तो ये देखिए, जब हमारी x की वैल्यू 10 थी तो उसका डाटा टाइप इंटीजर था, जब x की वैल्यू 2.5 थी तो डाटा टाइप फ्लोट था, और जब उसकी वैल्यू हेलो थी तो डाटा टाइप स्ट्रिंग था। इस तरीके से हम सेम वेरिएबल को अलग अलग वैल्यूज दे सकते हैं, जिससे उनका डाटा टाइप चेंज हो जाता है। और अगर हमें चेक करना है कि वेरिएबल का डाटा टाइप क्या है तो उसके लिए हम टाइप कमांड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे कॉन्सेप्ट है वो है सिंपल इनपुट आउटपुट। जैसा कि मैं अभी आपको कह रही थी कि प्रिंट स्टेटमेंट अभी हमने पढ़ी नहीं है, हम डिटेल में पढ़ेंगे प्रिंट का क्या सिंटैक्स होता है, कैसे कैसे प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट हमारी आउटपुट स्टेटमेंट है जो आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए होती है। इनपुट के लिए हम अलग से स्टेटमेंट्स यूज करते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए। ये दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि इनपुट आउटपुट का अपना अलग से कॉन्सेप्ट है, तो उसे हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में करेंगे। आज की वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है, तो पहले आप इतने पार्ट को रिवाइज कीजिए, उसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्लास करेंगे। आई होप आपको आज के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो समझ आए होंगे। और प्रीवियस जो 3 वीडियो थी, हर वीडियो में मैंने आपसे ये कहा था कि अभी हम बहुत बेसिक एलिमेंट्स कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको चीजें समझ ना आ रही हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बाद में धीरे धीरे चीजें समझ आ रही होंगी। बट आज की वीडियो में मैंने आपको एक बार भी ये बात नहीं बोली, बल्कि आज मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक की चारों वीडियोस देखी हैं कंटिन्यूएशन में, तो आपको आज वाली वीडियो जो है उसमें सारी चीजें समझ आनी चाहिए, क्योंकि अब हमने एलिमेंट्स को कंबाइन करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अभी एक बार, अगर आपको फर्स्ट टाइम में डाउट्स है, आप दोबारा से वीडियो को देखिए, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। जहां भी आपको प्रॉब्लम आ रही है कमेंट करके मुझसे पूछिए कि आपको जो चीज आपको समझ नहीं आ रही है। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर पाऊं। साथ ही साथ मुझे अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड कीजिए कि आपको वीडियो जो है कैसी लगी, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।